All right, so recording has started. So chaliye, let me start the screen share and let's try to see what will be happening here. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताने की यहाँ पे आपको मैं कोशिश कर रहा था. सो व्हाट वी हैव सीन कि आपका इक्वेटर सेंटर में होता है और सेंटर में आपका होता है लाइक आपका ट्रॉपिकल बेल्ट. सो ये वाला जो एरिया आपका होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट. याद रखना, ट्रॉपिकल बेल्ट में आपका टेम्परेचर जनरली आपका हाई होता है. तो एक चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ट्रॉपिकल बेल्ट में जब आप बात करते हो ट्रॉपिकल बेल्ट के बारे में, सो ट्रॉपिकल बेल्ट में you will find generally you will have a higher temperature. आपको यहाँ पे कंपेरेटिवली ज्यादा टेम्परेचर हाई मिलेगा. आपको यहाँ पे मिलेगी हाई लाइट इंटेंसिटी. हाई लाइट जो सनलाइट होती है ना, उसके इंटेंसिटी आपको यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मिलेगी. ये बात भी याद रखना. और जब यू हैव अ हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी, तो इसके वजह से आपका एक प्रोसेस होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोटो रेस्पिरेशन. सो ट्रॉपिकल बेल्ट में प्लांट के अंदर एक आपका प्रोसेस रन होता है. सब प्लांट्स में नहीं होता, लेकिन काफी सारे प्लांट्स में आपको होता हुआ आपको मिल जाएगा कि जहां पे आपका हाई टेम्परेचर और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके प्लांट के अंदर एक प्रोसेस चालू होता है. द प्लांट्स विल इनिशिएट अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर फोटो रेस्पिरेशन. दिस कैन लीड टू समथिंग लाइक योर फोटो रेस्पिरेशन. अब फोटो रेस्पिरेशन क्या है आपको अभी मालूम नहीं है. यू डोंट नो क्या ये एक्चुअली है क्या. आप बस इतना फिलहाल याद रखेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन आपके लिए एक हार्मफुल प्रोसेस है. फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के लिए एक हार्मफुल प्रोसेस है, या मैं कहूंगा फोटो रेस्पिरेशन करके कोई फायदा नहीं होता. आपके प्लांट को जब ये प्रोसेस वो रन करेगा तो उसे कोई फायदा वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा. सो याद रखना, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. इसलिए याद रखना, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. तो ये बात आप याद रखना कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस आपको होते हुए आपको मिलेगा जनरली आपके प्लांट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन आपको वहां होते हुए मिलेगा जहां पे जनरली आपको मिलता है हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी. ठीक है, इस एरिया के अंदर आपको मिलेगा होते हुए आपका फोटो रेस्पिरेशन. जब भी आपका कोई प्लांट है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन हो रहा होगा, याद रखना ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है. इसको करने से प्लांट को कोई फायदा नहीं हो रहा. सो दैट शुड बी वेरी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इतनी बात याद रखो और कुछ याद मत रखो. इतनी बात याद रखो बस कि यार ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अगर चालू हो गया प्लांट के अंदर तो ये कोई काम का नहीं होता और इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं, इससे नुकसान ही होता है. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसलिए होता क्या है कि आपके पास कुछ प्लांट्स हैं, देयर आर सम प्लांट्स जिन्होंने फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड किया है. सो ऐसे आपके कुछ प्लांट्स है ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर जिन्होंने ऐसी तरकीब निकाली है या ऐसा एक तरीका निकाला है जिसके थ्रू वो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकते हैं. तो ये बात याद रखना, यहाँ पे उन्हीं प्लांट्स को हम यहाँ पे सीखेंगे. सो देयर आर फ्यू प्लांट्स which have found a way to avoid the photo respiration. So कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्होंने तरीका ढूंढ के निकाला जिसके थ्रू वो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकते हैं. और ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ C4 प्लांट्स. Such plants over here are called as my C4 plants. So C4 प्लांट्स वो होते हैं जिनमें याद रखना इनमें कभी भी आपको फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको नहीं मिलेगा. दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इन प्लांट्स के अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, या मैं कह सकता हूं इन्होंने कोई ना कोई तरीका नहीं इन्होंने निकाला है जिसके थ्रू ये लोग अवॉइड करते हैं आपके फोटो रेस्पिरेशन को. सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. ठीक है, तो इतनी बात याद रखना दैट C4 प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर आपको फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको कभी भी नहीं मिलेगा. सो देयर विल बी नो फोटो रेस्पिरेशन हैपनिंग इन देम. सो इनके अंदर आपको फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको नहीं मिलता. फिलहाल आप ज्यादा कुछ जानते नहीं हो इसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में. बस इतना जानते हो कि यार ये वेस्टफुल प्रोसेस है और अगर ये हो रहा है तो इसकी वजह से प्लांट्स की अपनी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, एनर्जी उसमें लगा रहा है जो काम का नहीं है. लेकिन इन प्लांट्स में आपको ये होते हुए नहीं मिलेगा. अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा. आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल ऑफ माई C4 प्लांट्स. तो अगर मैं आपको C4 प्लांट्स के अगर मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल रखूं तो यू कैन हैव एग्जाम्पल लाइक योर शुगर केन. शुगर केन एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप सबने देखा है. एक और एग्जाम्पल आपके यहाँ पे मेज.
मेज भी आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आप सबने देखा है. एंड देन यू हैव अ sorghum. Sorghum शायद आपने ना देखा हो, but that is also going to be a very good example over here. So sorghum, sugarcane, and your maize. These are the three examples of your C4 plants. ये तीनों के तीनों मेरे एग्जाम्पल जाते हैं मेरे C4 plants के. तो ये नाम आपको याद रखने. अब एनसीईआरटी में भी यही नाम है और जनरली पिछले 10 सालों से नाम के ऊपर बेसिक क्वेश्चन बन के आ रहे. तो यू हैव टू नो दिस 3 नेम्स ओनली, राइट? सॉर्गम, मेज एंड शुगरकेन आपके 3 प्लांट्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं जिनके अंदर आपको लाइक दीज आर माय C4 प्लांट्स. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार C4 प्लांट्स ऐसा क्या करते हैं कि जिससे फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड किया जा सकता है. सो दैट इज द क्वेश्चन. अब मैं आपको वो बताने के पहले कि C4 प्लांट्स में क्या ऐसा अनोखा मिलता है या वो क्या ऐसा अलग करते हैं, हम थोड़ा सा समझते हैं कि यार फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है. विल जस्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर. अब वो समझने के लिए आप लोग मेरी करेंगे यहाँ पे मदद. आप मुझे बताइए वो जो एंजाइम था ना जो आपको स्ट्रोमा में मिलता था जिसका नाम था रुबिस्को. हाँ जी, राइट. इसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा था. राइबोलोज, बिस्फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन. हाँ जी, 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज. काफी लंबा चौड़ा नाम है बट हमने लिख दिया. Ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase was the name of my this particular enzyme. ये है मेरे इस एंजाइम का पूरा नाम. अब पता है एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या है. आप जनरली आपने पता है क्या देखा है, ये एंजाइम मदद करता है आपके CO2 को कंबाइन करने के लिए आपके RUBP के साथ. ये बात आप जानते हो. सो अज्यूम करते ये मेरा एंजाइम है, ठीक है. अज्यूम करते ये मेरा यहाँ पे एंजाइम है ये, एंड दैट इज माय रुबिस्को एंजाइम. ये मेरा यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम. तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आपको जो रुबिस्को एंजाइम आपके सामने है यहाँ पे, ये जनरली आप यहाँ पे क्या करता है, ये आपके जो CO2 होता है उसको कंबाइन कराता है आपके RUBP के साथ. ये बात आप जानते हो. तो CO2 को अगर RUBP को कंबाइन करना होगा तो पहले CO2 को इसके ऊपर आके बैठना पड़ेगा. सो द CO2 विल कम सिट ऑन दिस. CO2 आके इसके ऊपर आके बैठेगा और उसके बाद क्या होगा, RUBP आएगा और उसके ऊपर आके बैठेगा. सो देन उनको हम दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं. तो ये बात आप याद रखना. तो रुबिस्को जो होता है उसके ऊपर CO2 आके बैठता है, फिर RUBP आके बैठता है रुबिस्को के ऊपर और फिर दोनों को हम कंबाइन करते हैं. सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर राइट नाउ. और उस तरीके से आपका फिर वो अनस्टेबल कंपाउंड आपका बनाया जाता है. बट आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो रुबिस्को आपका जो एंजाइम है ना, ये CO2 को तो बिठा सकता है बट CO2 के साथ साथ ये कई बार आपके O2 को भी बिठा लेता है. CO2 के साथ साथ कई बार इसके पास ये पोटेंशियल होता है कि O2 को बिठा सके. तो अगर आपका अमाउंट ऑक्सीजन का अंदर ज्यादा हुआ, अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हुआ, तो बताए रुबिस्को क्या करेगा, रुबिस्को CO2 की जगह बिठा लेगा आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को. सो ये कई बार क्या करता है, रुबिस्को CO2 की जगह ऑक्सीजन को आके बिठा लेता है अपने ऊपर. अगर ऑक्सीजन इसके ऊपर आके बैठ गया तो फिर हो जाएगी गड़बड़. अगर ऐसा इवेंट होता है कि यार इंस्टेड ऑफ CO2 मेरा ऑक्सीजन आके वहां पे बैठ रहा है, देन फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है. अगर ऑक्सीजन इसके ऊपर आके बैठ गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंबाइन करेगा आपके RUBP के साथ. हाँ जी. और फिर आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा आपका बहुत लंबा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन. फिर यहाँ से तुम्हारा पूरा एक नया चेन आपकी चालू होगी प्रोसेस की, उसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. अब यहाँ से आपका चालू हो जाएगा. तो आप इतनी चीज समझ लो कि फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है. रुबिस्को पे जनरली आके बैठना चाहिए, रुबिस्को पे आके बैठना चाहिए आपका CO2. बट हो क्या रहा है यहाँ पे, रुबिस्को के ऊपर आके बैठ रहा है मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और अगर मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके यहाँ पे बैठ रहा है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे एक बिल्कुल ही नया प्रोसेस चालू हो जाएगा जो आपके लिए काम का नहीं है. इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस. दैट इज माय फोटो रेस्पिरेशन. तो इतनी बात क्या आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये बात आप यहाँ पे ऐड रखना. ये चालू हो गया देन दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द प्लांट. ठीक है.
और जितने भी प्लांट्स है जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर यही हो रहा होता है, O2 आके बैठ जाता है वहां पे, O2 आके बैठता है, कंबाइन करता है आरओ के साथ और वो एक वेस्टफुल प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बात समझो कि बैठना चाहिए CO2 को, बट अगर O2 आके बैठ रहा है देन दैट्स नॉट हेल्पफुल फॉर बाय एनी मींस, राइट। तो इतना आपको आइडिया लग गया कि यार फोटो रेस्पिरेशन में जनरली होता क्या है। देखो इसलिए ये जो एंजाइम है ना राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसलिए कार्बोक्सिलेज के साथ यहाँ पे ऑक्सीजनेज लिखा हुआ है क्योंकि दोनों के साथ कंबाइन कर सकता है, CO2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है वो और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रुबिस्को। C स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेज, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेज। ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है, CO2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। लेकिन हमारे पास नेचर में कुछ प्लांट्स है जिन्होंने तरीका निकाल लिया है टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन। ये कुछ मेरे पास प्लांट्स है, शुगर केन, मेज, सोरगम, जिन्होंने तरीका निकाल लिया है जिसकी वजह से वो लोग अवॉइड कर सकते हैं आपके फोटो रेस्पिरेशन को। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से होता है। तो सर, हाँ जी बेटा बताइए। सर इसमें फिर फोटो रेस्पिरेशन होगी कि नहीं? किसके अंदर? C4 प्लांट्स में? यस सर। इनमें नहीं होती। C4 प्लांट्स ने तरीका निकाल लिया कोई, वही हम तरीका देखते हैं वो कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो C4 प्लांट जो है ना आप यहाँ पे शुगर केन, मेज, सोरगम, इनके अंदर नहीं होगा फोटो रेस्पिरेशन, कभी भी नहीं होगा। दे हैव सम डिफरेंट वे टू सर्वाइव, दे हैव फाउंड अ वे टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। इनके पास तरीके हैं, ये तेज निकले। ये वो प्लांट्स है जो लाइक दे आर क्वाइट स्मार्ट, सो दे हैव फाउंड अ वे टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। सो लेट्स सी दैट कैसे ये लोग फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करते हैं। बाकी सारे प्लांट के अंदर होता है ऐसे, ये तो सिर्फ 3 एग्जांपल है, ऐसे और भी एग्जांपल होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट सफर विद द फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, सो ये बात यहाँ पे आप याद रखें। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में ये C4 प्लांट्स होते क्या है, क्या करते हैं, व्हाट विल बी हैपनिंग इन देम। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट C4 प्लांट्स, तो मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा। याद है जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ चीजें देखी थी कि समझो ये है मेरा यहाँ पे लीफ के अंदर, समझो ये है मेरा यहाँ पे वास्कुलर बंडल, अज्यूम करो कि मेरा वास्कुलर बंडल है जिसमें आप जानते हो जाइलम फ्लोएम होता है। यू नो दैट जाइलम फ्लोएम आपको मिलता है ना। अगर आपको याद हो तो ये जो वास्कुलर बंडल हुआ करता था उसके आसपास आपको कुछ सेल्स मिलते थे, Yes, sir. है ना। कुछ सेल्स हम बनाए लीफ के अंदर, लीफ की बात कर रहा हूँ मैं, लीफ के अंदर उसके आसपास कुछ सेल्स मिलते थे आपको, और हम कहते थे कि ये सेल बने हुए मेरे स्क्लेरेनकाइमा से। हम कई बार ऐसे बोलते थे ये स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए। अगर आपको Yes, याद sir. हो इन सेल्स का एक नाम होता था, और उन सेल्स का नाम होता था बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, थोड़ा सा याद करिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और याद करिए। यस सर। हाँ जी, इनको हम कहते थे एज अ बंडल शीथ सेल, राइट। तो होता क्या है कि आपके जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको बंडल शीथ सेल मिलेंगे। ठीक है, यू विल हैव द बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल के बाजू में आपको मिलता है आपके क्लोरोप्लास्ट, सॉरी यू विल हैव अ मेसोफिल सेल, और आपको यहाँ पे मिले उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे मेसोफिल सेल। तो यहाँ पे मैं एक अरेंजमेंट आपको बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास है आसपास मेसोफिल सेल, उसके बाद आपको मिल जाए आपके बंडल शीथ सेल, एंड देन यू हैव योर बीच में आपका होगा आपका वास्कुलर बंडल। कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको मिलता है C4 प्लांट्स के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये है मेरे यहाँ पे मेसोफिल सेल, दीज आर माय मेसोफिल सेल, और उसके नीचे आपको मिल जाए वहां पे आपके बंडल शीथ सेल। तो ये बात आप याद रखना। और ये जो आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको दिखता है, मेसोफिल सेल है, फिर उसके बाद बंडल शीथ सेल है, फिर आपका वास्कुलर बंडल है, ये जो आपको अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा ना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रेन्स एनाटॉमी। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रेन्स एनाटॉमी। तो ये बात याद रखना कि इस चीज को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्रेन्स एनाटॉमी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, तो बाहर के साइड पे आपके हैं मेसोफिल सेल्स, बाहर के साइड पे आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके मेसोफिल सेल्स, राइट। अंदर के साइड पे आपके यहाँ पे है बंडल शीथ सेल्स, राइट। एंड बिल्कुल सेंटर में आपके यहाँ पे आपका वास्कुलर बंडल, बिल्कुल सेंटर में आपका यहाँ पे वास्कुलर बंडल होता है, राइट। तो याद रखना ये जो एनाटॉमी यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस एनाटॉमी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्रेन्स एनाटॉमी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रेन्स एनाटॉमी। तो ये बात याद रखना, और ये भी बात याद रखना कि ये जो आप टर्म देख रहे हो क्रेन्स एनाटॉमी वाला, ये आप देखोगे जब भी हम बात करेंगे हमारे C4 प्लांट्स के बारे में। Whenever we discuss C4 प्लांट्स, तभी आपके सामने एक टर्म आएगा।
सो दैट इज माय क्रेन्स एनाटॉमी ओवर हियर। तो अरेंजमेंट याद रखना, मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, वो जो आपका अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, और सेंटर में यू विल हैव द वास्कुलर बंडल, दैट इज कॉल्ड एज माय क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्विकली अबाउट द मेसोफिल सेल्स एंड द बंडल शीथ सेल। तो याद रखना, जब हम बात करते हैं मेसोफिल सेल की, व्हेन वी डिस्कस समथिंग लाइक मेसोफिल सेल, हम यहाँ पे लिखते हैं, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे आपके मेसोफिल सेल्स के बारे में, तो एक चीज याद रखना कि मेसोफिल सेल्स के अंदर यू विल हैव क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे, यू विल हैव अ स्मॉल क्लोरोप्लास्ट, राइट, यू विल हैव अ स्मॉल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए इसके अंदर, लाइक नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और उनका साइज आपका यहाँ पे थोड़ा कम रहता है। So that is one thing you have to know. They will have a small number of chloroplasts will be seen in the mesophyll cells. ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर आपको ग्रेना मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वहां पे उनके अंदर आपको ग्रेना मिलता है। ये बात तो आप जानते हो, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होता ही है, ये बात तो आप सब लोग जानते हो। So you have a Yes, sir. chloroplast, you have a small number of chloroplast and you will have a grana present over there. Then उसके बाद सेकेंड पॉइंट याद रखना, जब हम बात करते हैं हमारे बंडल शीथ सेल के बारे में, जब हम बात करते हैं हमारे बंडल शीथ सेल के बारे में, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग होती है। जब हम बात करते हैं बंडल शीथ सेल के बारे में, so you'll have a large number of chloroplast, you will have a large number of chloroplast। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर आपके यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। तो एक बार यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपके ज्यादा होंगे। सेकेंड चीज आप यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे आपका जो ग्रेना होगा, लाइक यहाँ पे आपको ग्रेना नहीं मिलेगा, सो यू विल हैव नो ग्रेना ओवर हियर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात होती है कि यार ऐसे कैसे कि ग्रेना नहीं है। सो यू कॉल देम एज अ ग्रैनल, वी कॉल देम एज अ ग्रैनल, सो इट इज अ ग्रैनल अरेंजमेंट ओवर हियर। सो बंडल शीथ सेल के अंदर याद रखना आपको क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा, बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ग्रेना नहीं मिलेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना नहीं मिलेगा, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? आपको थैलाकोइड वहां पे दिख रहा है, यू कैन सी द थैलाकोइड ओवर हियर, आपको थैलाकोइड वहां पे मिल जाएगा, लेकिन उसका ग्रेना बना हुआ नहीं होगा। तो थैलाकोइड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और थैलाकोइड को कनेक्ट कौन करता है? स्ट्रोमल लैमेला। स्ट्रोमल। बस वही आपको मिलना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। हाँ जी, बस वही चीज आपको यहाँ पे मिल जानी है और आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ग्रेना देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपके अलग अलग हो जाते हैं। यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द बंडल शीथ सेल, स्मॉल नंबर आपको मिलेगा आपके मेसोफिल सेल के अंदर, और आपका ग्रेना प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल के अंदर, बट बंडल शीथ सेल में वो होता है अग्रेनल। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ग्रेना देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो यू विल ओनली हैव द थैलाकोइड एंड द स्ट्रोमल लैमेला विल बी सीन ओवर देयर। तो एक ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। तो ये सब अरेंजमेंट आपको मिलता है मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के अंदर। और ये जो दो सेल्स हैं ये आपको मिलेंगे काफी क्लियरली देखने के लिए आपके C4 प्लांट्स के अंदर। क्या यहां तक आपको बात समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कंफ्यूजन मिलेगा पूछ लेना, कोई भी चीज रिपीट करनी होगी बता देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा C4 प्लांट बच रहा है फोटो रेस्पिरेशन से। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम जाएंगे अंदर, इसके सेल के अंदर जाते हैं और इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अज्यूम करते हैं, पहले मैं बताऊंगा आपके यहाँ पे मेसोफिल सेल। सो अज्यूम करते हैं यहाँ पे है मेरा यहाँ पे मेसोफिल सेल। तो ये है मेरा यहाँ पे मेरा मेसोफिल सेल, राइट। फिर मैं बनाता हूँ मेरे यहाँ पे, लेट्स से ऑरेंज कलर में बनाता हूँ मेरे यहाँ पे बंडल शीथ सेल। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे होता क्या है, स्टोरी को ध्यान से सुनना, समझना, सब समझ आ जाएगा आपको। सो दीज आर माय मेसोफिल सेल, राइट, दीज आर माय बंडल शीथ सेल। बाय द वे, क्या हिमाचल में भी बारिश गिर रही है? सर क्या? No, sir. नहीं गिर रही? ओके, हमारे तो गिर रही है। हमारे गिरा वाज लाइक शायद आपके यहाँ भी गिर रही होगी।
सर मौसम वैसा ही है पर मतलब बारिश नहीं गिर रही है। अच्छा, सर थी सुबह ना, शाम को भी थी थोड़ी सी अपनी। ओके ओके, हमारे यहाँ तो बारिश है। और यू वोंट बिलीव कि राजकोट वाली सिटी में तो स्नोफॉल भी हुआ है। इमेजिन राजकोट में स्नोफॉल, इमेजिन। सो काफी स्ट्रेंज चीजें हो रही है बेटा। प्लेनेट अर्थ पे काफी स्ट्रेंज चीजें हो रही है। ओके, सो यहाँ वो मेसोफिल सेल एंड यहाँ बंडल शीट सेल। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। मेसोफिल सेल के अंदर आपका आएगा CO2, आपका बाहर से आपका आएगा यहाँ पे CO2, ठीक है। अब CO2 जब आपका अंदर आता है, आप जनरली जानते हो कि होता क्या है। CO2 जब आपका आता है तो हम जानते हैं कि वो रूबिस्को के साथ कंबाइन करेगा और आपका केल्विन साइकिल आपका चालू हो जाता है। ये बात आप जानते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा। यहाँ पे जब CO2 आता है तो उसे रूबिस्को मिलता ही नहीं है। When the CO2 enters the mesophyll cell, वहां पे रूबिस्को होता ही नहीं है, वहां पे कोई और खड़ा होता है। वहां पे जो एंजाइम खड़ा होता है उस एंजाइम का नाम होता है यहाँ पे आपका PP कार्बोक्सिलेज। सो देयर इज एन एंजाइम नोन एज माय PP कार्बोक्सिलेज। इसको मैं कार्बोक्सिलेज की जगह इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में आप लिखूंगा एज एज, ASE। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस एंजाइम ओवर हियर व्हिच आई हैव रिटन ओवर हियर इज माय एनॉल पाइकेस। हाँ जी, PP कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। तो ये एंजाइम आपका वहां पे खड़ा हुआ है। तो जब मेरा CO2 वहां पे आता है तो ये एंजाइम मेरा वहां पे खड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि मेरा CO2 को कंबाइन कराएगा ये एंजाइम किसी चीज के साथ, एंड दैट चीज ओवर हियर इज माय PP। सो आपके मेसोफिल सेल के अंदर एक आपका मॉलिक्यूल आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड दैट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी माय PEP। PEP स्टैंड्स फॉर योर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। सो PEP का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे होता है, PEP विल स्टैंड फॉर योर phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate। So that is something you have to understand। तो मेरा यहाँ पे CO2 आएगा, the CO2 is going to come over here, और CO2 मेरा कंबाइन करेगा मेरे PP के साथ, ठीक है। जब मेरा CO2 PP के साथ कंबाइन यहाँ पे कर रहा है तो याद रखना उसे कंबाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम उसकी मदद करेगा, PP कार्बोक्सिलेज। हाँ जी, ये बात सब लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि मेरा CO2 आके कंबाइन करता है मेरे PP के साथ और उसकी मदद करेगा मेरे यहाँ पे PP कार्बोक्सिलेज उसकी मदद करेगा। और जब ये CO2 मेरा PP के साथ कंबाइन करेगा, एक बात याद रखना, PP जो आपका होता है वो 3 कार्बन से बना हुआ होता है। PP is made up of my 3 कार्बन एटम्स। ये बात आप दिमाग में उठा लो, इट इज मेड अप माय 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब जब मेरा CO2 आके 3 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो कितने कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल बनेगा? अरे 3 कार्बन एटम यहाँ पे बेटा, एक CO2 बाहर से आ रहा है तो कितने कार्बन बनेगा? 4 कार्बन। हाँ जी, 4 कार्बन, बिल्कुल सही। तो जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है तो याद रखना तो पहली चीज आपको मिलती है दैट इज योर OAA। जो सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ बनेगी उसको हम बोलेंगे यहाँ पे OAA। OAA स्टैंड्स फॉर योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये चीज आपके सबसे पहले बनती है। तो सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलता है दैट इज माय ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो आपके 4 कार्बन से बना हुआ होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। CO2 आया, कंबाइन किया उसने PP के साथ विद हेल्प ऑफ PP कार्बोक्सिलेज, और फिर आपको मिलता है आपका यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये वहां पे ज्यादा टाइम तक वैसे नहीं रहता, इट विल कन्वर्ट इनटू योर मैलिक एसिड। तो ये आपका ऑक्सैलो एसिड जो आपका यहाँ पे इट विल कन्वर्ट इनटू योर मैलिक एसिड। तो ये कन्वर्ट होगा आपके यहाँ पे इनटू योर मैलिक एसिड। तो ये बात आपको याद रखनी कि मेरा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ इनटू योर मैलिक एसिड, और ये भी आपका 4 कार्बन से बना हुआ आपका यहाँ पे होता है। काफी कुछ हो गया मेरे मेसोफिल सेल के अंदर। याद रखना CO2 आया, कंबाइन किया, मुझे मिला मेरा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो कन्वर्ट होता है मेरा यहाँ पे मैलिक एसिड के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो मेरा मैलिक एसिड यहाँ पे बन चुका है ये मेरा यहाँ से बाहर निकलेगा एंड विल एंटर इनटू द बंडल शीट सेल। ये मेरा एंटर करता है मेरा अब यहाँ पे इनटू योर बंडल शीट सेल। सो मैलिक एसिड मेरा यहाँ से निकलेगा एंड विल गेट इनसाइड द बंडल शीट सेल। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो यहाँ मेरा हाँ जी, तो मेरा मैलिक एसिड यहाँ पे आ चुका है। तो बोला कि मुझे वहां पे नहीं रहना, मैं कहीं और जाऊँ, एंड इट हैज एंटर्ड इनसाइड द बंडल शीट सेल। तो मेरा मैलिक एसिड यहाँ पे आ चुका है। अब मैलिक एसिड जब मेरा यहाँ पे आता है
जब मेरा वो एंटर करता है बंडल सेल के अंदर, तो यहाँ पे एक चीज इसके साथ होगी, इट विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट, और आपको दो चीजें यहाँ पे मिल रही है। बेसिकली आपका इसमें से CO2 रिलीज होगा। तो जब मैलिक एसिड अंदर आया, तो अब क्या होगा, इसमें से आपका एक CO2 रिलीज होगा। तो इसमें से आपका एक CO2 आपका हो जाता है रिलीज। सो यू विल फाइंड CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड ओवर हियर। एक CO2 आपका रिलीज होगा, और ये जो मैलिक एसिड आपका यहाँ पे है, ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू समथिंग एल्स। दिस मैलिक एसिड विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स, और ये आपका कन्वर्ट होता है इनटू योर पायरुविक एसिड। इट कन्वर्ट्स इनटू योर PA। PA को हम फुल फॉर्म इसका बाजू में लिखेंगे, दिस PA स्टैंड फॉर माय पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। तो ये बात याद रखना कि मैलिक एसिड जैसे ही बंडल शीट सेल के अंदर आया, वो ब्रेक हुआ दो चीजों के अंदर, एक CO2 आपका रिलीज हुआ एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू माय पायरुविक एसिड। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू कि मेरा ये जैसे ही आपके यहाँ पे एंटर करता है, तो एक CO2 आपका रिलीज करता है, राइट, एंड विल कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड आपका होता है 3 कार्बन से बना हुआ होता है। एक कार्बन आपने यहाँ पे रिलीज कर दिया, ठीक है, एक कार्बन आपने रिलीज कर दिया, और ये मेरा बन गया यहाँ पे मेरा पायरुविक एसिड। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो आपका CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ है, ये एंटर करेगा आपके केल्विन साइकिल के अंदर। नाउ दिस CO2 विल एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल। तो याद रखना, केल्विन साइकिल आपका होता है बंडल शीट सेल के अंदर। केल्विन साइकिल आपका रन करेगा आपका बंडल शीट सेल के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है दैट केल्विन साइकिल जो आपका रन किया जाता है C4 प्लांट्स के अंदर, वो आपका मेसोफिल सेल में नहीं हो रहा, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द बंडल शीट सेल। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। और ये जो CO2 है ना मेरा, ये CO2 अब मेरा एंटर करेगा मेरे केल्विन साइकिल के अंदर। अब आप ये बात भी समझ लो कि अगर मेरा CO2 एंटर कर रहा है केल्विन साइकिल में, तो वहां पे बंडल शीट सेल के अंदर आपके पास आपका रुबिस्को खड़ा होगा। आपका रुबिस्को वहां पे खड़ा होगा, और रुबिस्को CO2 को लेगा, और आप जानते हो फिर क्या होगा, इट विल कंबाइन विद द RVP एंड आपका पूरा केल्विन साइकिल वहां पे आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे पता है गेम क्या चेंज कर दिया प्लांट ने। जो नॉर्मली आप मेसोफिल सेल में करते थे केल्विन साइकिल, वो उसने वहां पे नहीं किया। उसने क्या किया, उसने क्या डिसाइड किया, यार मैं रुबिस्को को ऊपर नहीं रखूंगा। C4 प्लांट ने क्या डिसाइड किया, उसने क्या यहाँ पे गेम किया कि उसने बोला कि मैं मेसोफिल सेल के अंदर मेरे रुबिस्को को यहाँ पे रखने नहीं वाला, मैं अपने रुबिस्को को रखूंगा मेरे बंडल शीट सेल के अंदर, और मेरा केल्विन साइकिल भी मेरा बंडल शीट सेल के अंदर ही होगा। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, आप ध्यान रखते हो कि आपका O2 आके बैठे ना, और आपका सिर्फ CO2 आके आपका केल्विन साइकिल में एंटर हो। सो दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो पहले ये बताओ, क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस यस सर। सर। बार रिपीट कर दो। हाँ, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपने देखा कि मेसोफिल सेल के अंदर आपका मैलिक एसिड बन चुका है, CO2 आया, कंबाइन किया PP के साथ, PP कार्बोक्सिलेज, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना, फिर उसने बना आपका मैलिक एसिड। तो इतनी चीज आपके यहाँ पे हो चुकी है। अब मैलिक एसिड आपका यहाँ पे बाहर निकलेगा और एंटर करेगा आपके यहाँ पे बंडल शीट सेल के अंदर। अब जैसे वो एंटर करता है, तो वो स्प्लिट होता है दो चीजों के अंदर, इनटू पायरुविक एसिड एंड इनटू योर CO2 मॉलिक्यूल। और ये जो CO2 मॉलिक्यूल है, अब ये एंटर करेगा आपके केल्विन साइकिल में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो C4 प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर केल्विन साइकिल रन करेगा बंडल शीट सेल के अंदर। ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर केल्विन साइकिल कभी भी रन नहीं करता C4 प्लांट्स के अंदर। बल्कि देखोगे ना, तो मेसोफिल सेल के अंदर रुबिस्को होता ही नहीं है। उन लोगों ने क्या किया मालूम है, रुबिस्को को रखा हुआ है बंडल शीट सेल के अंदर, और वहां पे वो लोग केल्विन साइकिल रन करते हैं। तो ये उनका टैक्टिकल मूव था इन प्लांट्स का, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा पाते हैं फ्रॉम द फोटो रेस्पिरेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप, अब इसको आप देखो अब क्या होता है। तो यहाँ पे जो मेरा पायरुविक एसिड बना है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो मेरा पायरुविक एसिड है यहाँ पे, ये अब मेरा यहाँ से बोलेगा कि अब मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मेरा कुछ ज्यादा वैसे भी यहाँ पे अब काम तो रहा नहीं। नाउ दिस पायरुविक एसिड विल नाउ कम आउट, ये मेरा बंडल शीट सेल में से बाहर निकलेगा, एंड नाउ इट विल एंटर इनसाइड द योर मेसोफिल सेल। तो मेरा पायरुविक एसिड अब वहां से निकल के इट हैज एंटर्ड इनसाइड द मेसोफिल सेल। और जैसे ही मेसोफिल सेल के अंदर आता है, उसके बाद पता है क्या होगा, दिस पायरुविक एसिड विल नाउ कन्वर्ट इनटू PEP। मेरा जो पायरुविक एसिड यहाँ पे है,
उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके पीपी कार्बोक्सिलेज के अंदर, सॉरी इनटू योर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर, इट विल कन्वर्ट इनटू माय पीपी। देखो एक बात समझो, पीपी का अमाउंट अगर सब खत्म हो गया तो C4 पाथवे रन नहीं कर पाओगे आप। जैसे आरबीपी का अमाउंट आपको मेंटेन करना होता है, द वे यू हैव टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ आरबीपी इन द केल्विन साइकिल इन द C3 प्लांट्स, वैसे यहाँ पे भी तो आपको पीपी को अमाउंट रखना पड़ेगा ना। अगर ये सब खत्म हो गया तो फिर कैसे ही आप रन करोगे आपका साइकिल। तो आप पायरुविक एसिड को आप वापस लेके आते हो मेसोफिल सेल के अंदर और फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके पीपी के अंदर, इट विल कन्वर्ट इनटू योर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बस एक बात याद रखना कि जब ये कन्वर्जन आपको करना होता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। और अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ खर्चा करना पड़ेगा तो किस चीज का खर्चा होगा? एटीपी एनर्जी एटीपी का, बिल्कुल सही बात है। तो ये करने के लिए आपको 2 एटीपी आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ती है, महंगा प्रोसेस ही है। सो 2 एटीपी आर बीन इन्वेस्टेड, सो 2 एटीपी आपके यहाँ पे कन्वर्ट आएगा इनटू योर 2 एडीपी। सो बेसिकली इतना रखना कि आपके 2 एटीपी आपके यहाँ पे लग रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट, इतना आपका यहाँ पे रहेगा इन्वेस्टमेंट। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना। सो 2 एटीपीज आर बीन इन्वेस्टेड, तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे याद रखना। और ये जो आप साइकिल यहाँ पे देख रहे हो, दिस साइकिल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय C4 पाथवे और C4 साइकिल। इस साइकिल को हम बोलते हैं यहाँ पे C4 साइकिल, या हम इसे बोलते हैं एज अ C4 पाथवे, जो आपने बुक में एक बार कहीं ना कहीं इस वर्ड को पढ़ा होगा। सो दिस इज अ साइकिल व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अब आप है ना, अब आप इस चीज को एक बार फिर काफी ऐसे आराम से देखो। एक बार आप सोचो, अब आप सोचो कि एक C4 प्लांट के अंदर गलती से अगर O2 आ गया, समझो यहाँ पे CO2 मैंने लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पे मेरा गलती से आ जाता है, मेरे यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल अगर मेरे यहाँ पे आ जाता है, तो O2 कुछ कर ही नहीं पाएगा। पता है O2 यहाँ पे क्यों कुछ नहीं कर पाएगा? बिकॉज यहाँ पे रुबिस्को है ही नहीं। O2 अपना जो साइकिल चालू होता था फोटो रेस्पिरेशन का, वो कब चालू कर पाता? जब रुबिस्को के साथ बैठता था। यहाँ पे रुबिस्को है ही नहीं। जो आपके पास यहाँ पे एंजाइम है, उसने साफ लिखा हुआ इट इज ओनली कार्बोक्सिलेज, वो O2 को बैठने नहीं देगा अपने ऊपर। समझ रहे हो इस बात को? तो मेसोफिल Yes, सेल में O2 आ भी गया तब भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता ही नहीं है, क्योंकि वो जिसके ऊपर वो बैठ के पूरा वो प्रोसेस चालू करता था, वो एंजाइम आपको वहां पे प्रेजेंट नहीं है। यू हैव सम डिफरेंट एंजाइम, और वो एंजाइम उसे बैठने नहीं दे रहा वहां पे। तो ये बात आप याद रखना कि इसलिए O2 के आने का और आपके फोटो रेस्पिरेशन चालू होने का कोई चांस ही नहीं होता यहाँ पे। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। और ये अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, प्लांट ने क्या किया है, पूरे केल्विन साइकिल को अंदर शिफ्ट कर दिया है। पूरे केल्विन साइकिल को उसने पूरा अंदर शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे कर दिया? इन द बंडल शीट सेल के अंदर। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या इतनी स्टोरी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर यस सर ये बात आपको इतनी याद रखनी पड़ेगी। सो दिस इज द स्टोरी विच यू हैव टू थॉरली रिमेंबर ऑल द टाइम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम ऑल द टाइम। सो ये बात आप इतनी तो पहले आप बात यहाँ पे आप याद रखो, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपके यहाँ बताता हूँ। इसमें भी हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। इसमें भी हम करेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कैलकुलेशन हम थोड़ा सा इसमें भी कर लेंगे, राइट? तो अगर आप देखोगे, आप अगर देखते हो यहाँ पे इस पिक्चर को, अगर आप एक बार फिर देखना तो देख लो। यहाँ पे एक्स्ट्रा एटीपी आपके यहाँ पे लग रही है। केल्विन साइकिल में जो खर्चा होना है वो तो होना ही है। केल्विन साइकिल में जो खर्चा होना है वो तो आपका होना ही है, वो तो आप जानते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब आप नॉर्मल केल्विन साइकिल रन करते हो, सो व्हेन यू रन द केल्विन साइकिल, राइट, आप जानते हो कि आपका जो टोटल खर्चा आपका यहाँ पे हो जाता है एटीपी का, वो आपका होता है कितना? 18 एटीपी आपका लग जाता है। हाँ जी, और 12 NADPH आपके लग जाता है। तो इतना इन्वेस्टमेंट तो आपका यहाँ पे रहता ही है। दैट इज समथिंग यू नो, राइट? C4 पाथवे में क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे खर्चा लग रहा है। देख लो ना, आप देख लो सामने, देख लो आपके 2 टीपी आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मतलब आप देखो, जब आपका एक CO2 आपका रन करता है C4 पाथवे के अंदर, जब आपका एक CO2 आपका पूरा साइकिल रन करता है, सो आपके 2 ATP आपको एक्स्ट्रा रन करने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं। ये आपके हो गए एक्स्ट्रा खर्चा। सो 2 एक्स्ट्रा ATPs आर बीन यूज्ड। अब एक CO2 से तो पूरा साइकिल रन होगा नहीं ना, मतलब शुगर बनाने के लिए एक CO2 तो काफी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 6 CO2 यूज कर रहा हूं मेरे C4 पाथवे के अंदर, तो कितने एक्स्ट्रा ATP मैं यहाँ पे यूज करूंगा? 12 एटीपी 12 होगा ना बाबा, 6 12 होगा ना। तुम लोग why you are doing this? So yes, 6 will into 2 is going to be 12.
तो अगर एक CO2 रन करने पे मेरे 2 ATP एक्स्ट्रा यूज करे जाते हैं, तो जब मैं 6 CO2 को रन कर रहा हूँ तो 12 ATP मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज करने पड़ रहे हैं। 12 ATP एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पे यूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपका खर्चा यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। समझो इस बात को, इतना खर्चा आपका यहाँ पे ज्यादा, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा खर्चा। सो याद रखना, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द C4 प्लांट्स। दिस इज व्हाट यू फाइंड, ये आप नॉर्मल प्लांट में ये सब एक्स्ट्रा खर्चा आपका सब जो हो रहा है वो आपके C4 प्लांट्स का खर्चा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन माय C4 प्लांट्स, या मैं कह सकता हूँ दिस इज व्हाट इज बीन सीन हैपनिंग इन माय C4 पाथवे। C4 पाथवे में इतना आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आपके यहाँ पे लग रहा है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट को अभी हम ऐड कर देंगे, तो इस 12 को आप ऐड कर दो। सो 12 और 18 कितने हो जाते हैं टोटल? 30 और ठीक है। तो याद रखना, तो हमेशा याद रखना C4 प्लांट्स की जब कोई बात करता है, तो अगर आपसे कोई आके पूछे, अगर आपसे आपका कोई फ्रेंड आके पूछे, अगर आपका फैकल्टी आपसे पूछे कि C4 प्लांट्स के अंदर शुगर बनाने के लिए कितना एनर्जी का खर्चा लग जाता है, तो आपने बोलना है 30 ATP, और NADPH तो उतना ही रहेगा, 12 NADPH। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ज्यादा। So you'll find a more amount of investment is seen over here. So 30 ATP and 12 NADPH will be seen happening, will be used over here, and that is what you find happening in my C4 plants. C4 plants के अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is what you have to know. This is the energy currency you have to spend so that you can make a sugar molecule. इतना आपको खर्चा करना पड़ सकता है, पड़ता ही है to make the sugar molecule। ठीक है, तो ये बात याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब अगर आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो खर्चा ज्यादा हो गया, प्लांट को तो नुकसान होता होगा, या कहाँ से लाएगा इतनी एटीपी कहाँ से लाएगा इतनी एनर्जी, तो याद रखना ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती प्लांट को। जो भी प्लांट आपके होते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट के प्लांट होते हैं, ट्रॉपिकल बेल्ट के प्लांट के पास जनरली पानी काफी होता है, सनलाइट काफी होती है, उनको इतना मतलब उनको इतना खर्चा नहीं होता, राइट। दे डोंट फील लाइक दे आर लूजिंग समथिंग। ठीक है, तो इतना खर्चा वो कर देते हैं हंसते हंसते हुए, इतने भी लगा देते हैं वो लोग, क्योंकि वो दे से ट्रॉपिकल बेल्ट में जो प्लांट होते हैं उनके पास वो बहुत करते हैं फोटोसिंथेसिस अच्छे से। दे हैव गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर, दे डू अ गुड अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इतना उनको ये खर्चे को लेके उनको टेंशन नहीं होता, राइट। सो दे आर लाइक दोज पीपल जो लाइक चाहे कितने भी मैच का टिकट हो 35,000 हो 40,000 वो चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इवन ओवर हियर they can do their photosynthesis, they can do their easily, and that is why इतना इन्वेस्टमेंट वो लोग इजीली कर देते हैं। तो यहाँ इससे कोई प्लांट को नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना that is what you have to know in terms of the C4 plants। so क्या C4 plants की कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल किसमें होता है आपका रूबिस्को, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Bundle cell. हाँ जी, अब आप मुझे बताइए बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल में से किसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट? बंडल शीट सेल। बंडल शीथ सेल के अंदर आपको मिलता है अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सी बात है। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये वो जो हमने साइकिल किया था वही हमने यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, दैट इज नॉट इन सो मच डेप्थ, बट याद रखना ये साइकिल क्या है। ये बना लेना घर पे जाके, आई वुड रिकमेंड कि अपने हाथों से एक बार बना लो ताकि ये दिमाग में फिट हो जाए। एक दो बार बना लो, एक बार खाने के पहले और एक बार खाने के बाद, जस्ट मेक दिस साइकिल, या एक बार रात को सोने के पहले और एक बार सुबह उठने के बाद एक बार ये साइकिल अपने हाथों से आप बना लो ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि साइकिल में कहाँ से क्या चीजें हो रही है, राइट। फिर कोई आपको कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा ना, आप संभाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं सब क्या लिखा हुआ है। क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है आप लोग जानते हो। इन दिस प्लांट स्पेशल ग्रीन लार्ज सेल्स आर फाउंड अराउंड द वास्कुलर बंडल इन द लीव्स एंड दिस आर कॉल्ड एज बंडल शीथ। तो आपको बंडल शीथ सेल आपको मिलते हैं सराउंडिंग द वास्कुलर बंडल, ये बात हम लोगों ने पहले भी जिक्र की थी, राइट। एंड द लीव्स व्हिच हैव सच एनाटॉमी आर सेड टू बी क्रेन्स एनाटॉमी, जिनके अंदर आपको ऐसी एनाटॉमी मिलती है उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रेन्स एनाटॉमी। मैंने आपको पिक्चर दिखा दिया था, राइट। सो दे विल हैव लार्ज क्लोरोप्लास्ट, यार उनका नंबर भी यहाँ पे आपका ज्यादा होगा, and they will have a small chloroplast and they'll have a very less in number. Okay, now after that, so dimorphic chloroplasts are present in the leaves of the C4 plant. देखो
डायमॉर्फिक यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि आप देखोगे ना, आपके पास दो टाइप के सेल हैं। यू हैव अ मेसोफिल सेल, एक तो ये है आपका, और दूसरा आपका यहाँ पे आपका होगा बंडल शीथ सेल। और आप ये बात जानते हैं, आप ये बात काफी क्लियरली जानते हैं कि इन दोनों सेल्स के अंदर आपको अलग अलग टाइप के आपको क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर ग्रेना है, राइट? सो यू हैव अ ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट ओवर हियर। सो मेसोफिल सेल विल हैव अ ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। और बंडल शीथ सेल विल हैव द अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे ग्रेना आपको नहीं मिलने वाला। तो यही बात उन्होंने बोली एज ए डायमॉर्फिक। डाय मतलब दो अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल आपको मिल जाते हैं। एक के अंदर ग्रेना होता है, एक के अंदर ग्रेना नहीं होता। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो ये बात प्लीज याद रखना, ये वापस रिपीट करने की जरूरत ना पड़े मुझे फ्यूचर में, ठीक है? अब यहाँ पे फायदा क्या होता है, C4 प्लांट्स का स्पेशलिटी क्या है, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है उनकी स्पेशलिटी, देख लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ के। दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, वो हमने देख लिया। दे हैव क्रेन्स एनाटॉमी जो उनके मदद करती है काफी तरीके से। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, याद रखना ये हाई टेम्परेचर को इजिली टॉलरेट कर लेते हैं, काफी आसानी से हाई टेम्परेचर को ये लोग टॉलरेट कर पाते हैं। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, याद रखना ये बात, ये सब मैंने बात स्टार्टिंग में बोली थी कि इन दो चीजों की वजह से आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ये लोग इन दो चीजों को यहाँ पे संभाल लेते हैं। सो दे शो रिस्पॉन्स टू अ हाई लाइट इंटेंसिटी, राइट? उसके बाद दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, इनमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता। सो इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो हैव अ ग्रेट प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, इसलिए इनकी जो बायोमास होता है या इनकी जो शुगर फॉर्मेशन जो होता है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इतने 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि ये लोग टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर, दे कैन टॉलरेट अ हाई लाइट इंटेंसिटी एंड दे डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। इनके अंदर आपको फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको नहीं मिलेगा। क्या इतने 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आज इज 4 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बात आती है आपके टेस्ट की। अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे आपका नॉलेज, जिसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। यहाँ पे बंडल शीट सेल क्लोरोप्लास्ट ऑफ C4 प्लांट्स आर, सो बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे हैंड रेज करके। सो कौन इसका आंसर बताएगा? 4 ही हैंड रेज हुए बस, 6 ही हैंड रेज हुए बस, 7 ही हुए। ठीक है आरुषि बताओ क्या होगा? Sir, option A. ऑप्शन ए आरुषि यहाँ पे कह रही है, तभी मैं और लोगों से पूछा। पलक आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Sir, option A. पलक को भी यही लग रहा है। अच्छा एक और बार हम पूछेंगे किसी को। इशिता आप बताइए। Sir, option A. बिल्कुल सही, ए आपका सही आंसर है। यहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट लार्ज होते हैं एंड दैट वुड बी अग्रेनल, दैट वुड बी अग्रेनल, मतलब ग्रेना उसके अंदर आपका नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पे C4 प्लांट्स में कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है टू मेक अ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और फिर आप हैंड रेज करके मुझे इसका आंसर देंगे। देख लीजिए ध्यान से एंड देन प्लीज रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सो मुझे बताइए, रंजना आप बताइए क्या है इसका आंसर? सर ऑप्शन 2। रंजना C4 प्लांट्स ठीक है, आई स्टिल टेक योर ऑप्शन। अगर कभी ऑप्शन चेंज करने का मौका मिले, चांस मिले तो कर लेना, राइट? देन किरण आप बताइए। Sir, मैं बोलूं? किरण बताइए। सर ऑप्शन 2। Sir, मैं बोलूं? किरण भी ऑप्शन 2 कह रहे हैं। नहीं बेटा, Sir, मैं बोलूं? अरे नहीं बेटा, ऐसे तो Sir, मैं बोलूं? अरे नहीं, उसका नाम बताइए। ऑप्शन 4। मुस्कान कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन 4, मुस्कान यहाँ पे ऑप्शन 4 कह रही है। देन वर्षा आप बताइए। Sir, option 4. वर्षा भी ऑप्शन 4 यहाँ पे कह रहे हैं। वर्षा एक काम करिए, मुझे बताइए, आप कह रहे हो 30 ATPs एंड 12 NADPH, तो हमने तो देखा है कि अच्छा वर्षा आप बताइए केल्विन साइकिल में कितने ATP लग जाते हैं? Sir, 18 ATP. हाँ जी 18 ATP लग जाते हैं वर्षा, सही बात है आपके केल्विन साइकिल में, और आपके लग जाते हैं 12 NADPH। ठीक है, इतना आपका इन्वेस्टमेंट होता है आपके केल्विन साइकिल के अंदर। तो एक्स्ट्रा कितने लग जाते हैं आपके जब आप C4 पाथवे रन करते हो? तो एक्स्ट्रा आपके कितने लग जाते हैं ATP? 12. राइट, बिल्कुल सही। जब आप C4 पाथवे रन करते हो तो आपके एक्स्ट्रा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 12 ATP का। सो हैव टू इन्वेस्ट 12 ATPs एक्स्ट्रा, जो हमने अभी भी इस बात का जिक्र किया था। तो इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। 12 + 18 आपका हो जाएगा यहाँ पे 30,
and 30 ATP and your 12 NADPH. तो yes, option 4 over here becomes the correct answer. जिन लोगों ने ऑप्शन 2 बोला था, याद रखना ऑप्शन 2 जो है आपका ये C3 प्लांट्स के लिए सही है. C3 प्लांट्स के अंदर आपका इतना इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जब लिखा हुआ यहाँ पे C4 प्लांट्स तो याद रखना हमने यहाँ पे बात किया था ना बेटा, देखो हमने यहाँ पे जिक्र किया था इस बात का, आपके एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे हो जाता है. एक्स्ट्रा आपके लग जाते हैं यहाँ पे आपके 12 ATP. जब आप 6 CO2 का आप रन करते हो, यू इन्वेस्ट 12 एक्स्ट्रा ATPs over there. So याद रखना दैट इज व्हाई यू हैव अ 30 ATP and 12 NADPH in this. राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Then in C4 plants, enzyme of Calvin cycle are present in. So आपके एक एंजाइम जो होते हैं Calvin cycle के, वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? तो अपना हैंड रेज करिएगा आप लोग. So some people raise their hand. दीक्षा कुमारी बताइए. ऑप्शन 2. दीक्षा कुमारी यहाँ पे कह रही है ऑप्शन 2. ठीक है, मोनिका आप बताइए. ऑप्शन 2. ऑलराइट, मैं एक और आंसर चाहूंगा. बताइए प्रिया बताइए. ऑप्शन 2. बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का. क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ सेल के अंदर आपको मिलता है आपके एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है जो मेन एंजाइम होता है? PEP, कार्बोक्सिलेज. केल्विन साइकिल की बात हो रही है बेटा यहाँ पे. एंजाइम ऑफ रुबिस्को. हाँ, रुबिस्को. ऐसे नहीं करना है बेटा, ऐसे नहीं करते हैं. एकदम से पहले सही आंसर दोगे फिर एक्सप्लेनेशन पूछा तो आपने गलत बोल दिया. ठीक है, 2017 का क्वेश्चन आ गया, ध्यान से करना. नीट का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से करना. 4 मार्क इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. सो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन. ये आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन से प्लांट्स के अंदर होता है? हैंड रेस करके आपको आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा. मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी लोग भी हैंड रेस करिए. सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. 4 मार्क मिल जाएंगे आपको. बताइए कौन बताएगा? सलम बताइए. सलम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही. सलम बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर ऑप्शन ए. सलम यहाँ पे सोच के कह रहे हैं ऑप्शन ए. रंजना आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन ए. रंजना को भी यहाँ पे ऑप्शन ए लग रहा है. और कौन है? अंशिका अंशु आप बताइए. सर ऑप्शन ए. अंशिका अंशु, मुझे आप C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल बता दीजिए. सर शुगर केन, मेज एंड सॉर्गम. शुगर मेज एंड सॉर्गम, यस. और आपका ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है. यस, C4 प्लांट्स ही होते हैं जिनके अंदर आपका PP इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन देम. सो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, खुद से पढ़िए. मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, खुद से पढ़िए और आंसर करिए. क्वेश्चन सिंपल सा है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. क्वेश्चन के बारे में पता है मुझे पता चल जाता है काफी कुछ जब मैं देखता हूँ यहाँ पे. अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस. इतना भी मैं पढ़ लेता हूँ ना, मुझे काफी आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे बात किस बारे में लोग कर रहे हैं. ठीक है, सो ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसका. अब मैं देखता हूँ कौन इसका आंसर करना चाहेगा. दीक्षा कुमारी आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन डी. दीक्षा कौन है यहाँ पे? ऑप्शन डी कह रहे हैं यहाँ पे. कोमल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी. मोनिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी. यस, C4 प्लांट इज द करेक्ट आंसर. इन्होंने इतना बड़ा पैसेज लिखा हुआ है ना, वो देख के घबराना नहीं है आपने. पैसेज में सिंपल लिखा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे कि अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस. मतलब इन्होंने बोला है कि इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता. यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि इस बारे में बात कर रहे हैं. हैज इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर अच्छे से यूज कर पा रही है. शोज हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर एंड हैज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन. तो इतनी बड़ी उन्होंने कहानी लिखी हुई है, लेकिन आपको आगे के कुछ टर्म्स देख के आपको आइडिया लग जाता है कि ये लोग बात कर रहे हैं मेरे C4 प्लांट्स के. क्योंकि C4 प्लांट्स ही बेटा आपका होता है जो आपका अवॉइड कर सकता है आपके यहाँ पे आपका फोटो रेस्पिरेशन. सो दैट इज शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. इनमें से किसके अंदर आपको क्रेन्स एनाटॉमी मिलेगी? ध्यान से देखिए एंड प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रीड द क्वेश्चन thoroughly, रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है. किरण बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. कोमल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी. और प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी. प्रिया, शुगर केन के अलावा और 2 नाम बताइए जो होते हैं आपके C4 प्लांट्स. मेज एंड सोरगम. राइट. सो यस, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस. तो ये आपका यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर. ठीक है,
तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. सो आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ आ रही है. आई होप आपके लिए C4 प्लांट्स यहाँ पे काफी हद तक क्लियर है. यस सर. तब भी मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार NCERT से खुद से पढ़ लेना, और अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा मुझसे फिर आप मिलके कि क्या है क्या नहीं जो भी है. राइट. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में. कल की क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम करेंगे हमारा फोटो रेस्पिरेशन. हमने बस इतना देखा है कि वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस में होता क्या है विल हैव टू सी दैट. एक बार उसे हमें वहां पे देखना पड़ेगा. सो इट वोंट टेक मोर देन लाइक 15 मिनट्स. उसे हम फटाफट कर लेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. उसके बाद तो आपका it's like a last phase of the chapter which comes in front of you. So that is the thing we'll be doing. वो हो जाएगा आपका. ठीक है. So इतनी चीज याद रखना एंड पढ़ के आना इतनी चीज कल के क्लास के अंदर. और yeah, that's it. अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. If you have any kind of question from your end तो please go ahead and ask your questions. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है.